अध्याय 4 कानूनों की समझ। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज्यादा सजा दी जाती थी और औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जो थी जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है और सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? देखते हैं आगे। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और इतिहासकारों में इस बात पर काफी विवाद रहा है और इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन आधारित था और दूसरी वजह यह बताई जाती थी कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी और 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था और इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत ही व्यापक थी और इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उस पर मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जालियनवाला बाग जनसंहार, जहाँ पे जनरल डायर ने सारे लोगों के ऊपर कितनी गोलियां चलाई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था और यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिसका पालन करना उसकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। अभी 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था और कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए और ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञों ने अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल वो करने लगे। अभी भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज्यादा भूमिका निभाने लगे थे और इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। नए कानून किस तरह बनते हैं? अभी यहाँ पर हम लोग एक चित्र देख रहे हैं कि सतत विकास लक्ष्य लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। अभी कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। अगर आम तौर पर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज
उठाते हैं और यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखते हैं कि अभी घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया बच्चों? तो इस विभाग का ये आखिरी सवाल है, राजद्रोह की परिभाषा के बारे में लिखिए। अभी आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अपने नोटबुक में लिखिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।